हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RBGood Ideas। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की नोट्स। ये फिजिक्स का पहला लेसन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस इस बार भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे। लेकिन इस इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट के चक्कर में ना पड़ें आप। आपको हर लेसन पढ़ना है। आप किसी भी लेसन को स्किप नहीं कर सकते। आपको हर लेसन को पढ़ना ही है। पता नहीं कहाँ से और कैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। आपको हर लेसन की हर चीज़ करनी ही है, तभी आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि ये लेसन फिजिक्स का पहला लेसन है। इस लेसन का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ये चैप्टर लाइट से और उसके डिफरेंट टर्म से रिलेटेड है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यह ट्रांसवर्स वेव है। लाइट जिस पाथ या रास्ते से गुजरती है उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देती है। लाइट एक एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है, इसीलिए लाइट को रेडिएशन कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव होती है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव की दिशा में परपेंडिकुलर होते हैं। इस वेव में मीडियम के कण वेव मूवमेंट की डायरेक्शन पर राइट एंगल बनाते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फिजिक्स में किसी भी वेव लेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लाइट कहते हैं, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल। इस तरह से गामा रे, एक्स रे, माइक्रोवेव और रेडियो वेव सभी लाइट हैं। इस वीडियो में हम लोग विजिबल लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। विजिबल लाइट वेव की तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। लाइट की पहली थ्योरी न्यूटन ने दी। न्यूटन की लाइट थ्योरी बताती है कि लाइट एक ख़ास प्रकार के पार्टिकल्स का ग्रुप है। इन पार्टिकल्स को कॉर्पुसल्स कहते हैं। कॉर्पुसल्स का मतलब होता है छोटे छोटे महीन कण जो सीधी लाइन में एक फिक्स्ड स्पीड से मूव करते हैं। बाद में हाइगन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट पेश की। इस थ्योरी के अनुसार लाइट एक वेव है। थॉमस युंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव कर दिया कि लाइट में वेव का नेचर पाया जाता है। मैक्सवेल ने भी प्रूव किया कि लाइट में वेव का नेचर होता है। उसी ने बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही रीज़न है कि लाइट स्पेस में इतनी आसानी से ट्रैवल कर लेती है। चूँकि लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पैदा करती है, इसलिए ये साबित होता है कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है, क्योंकि एक पार्टिकल ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पैदा कर सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइट में डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। आप कह सकते हैं कि लाइट एक वेव की तरह, एक तरंग की तरह चलती है और आगे बढ़ती है, लेकिन यह किसी पार्टिकल की तरह पैदा होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। अभी तक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। लाइट की स्पीड भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्स के किसी भी स्थान पर लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती। इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। यह बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। यह रेक्टिलिनियर मोशन को शो करती है। जब लाइट मिरर जैसी किसी पॉलिश्ड या चिकने सरफेस पर गिरती है तो गिरने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। पॉलिश्ड सरफेस पर फॉल करने के बाद लाइट फॉल करने के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लौट जाती है। इस घटना को हम लोग साइंस के टर्म में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी डायरेक्शन से थोड़ा भटक जाती है।
थोड़ा दाएं बाएं हो जाती है। इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना क्या होता है। मान लेते हैं लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है और उससे फिर वो पानी में इंटर करती है। तो पहला मीडियम हो गया एयर और दूसरा मीडियम हो गया वाटर। तो इस तरह से लाइट एयर मीडियम से वाटर मीडियम में इंटर की। इसका मतलब ये हो गया लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है। और यहाँ पर जब एयर से वाटर में लाइट इंटर करेगी तो इसका मीडियम चेंज हो गया, इसलिए लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो इसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। वेवलेंथ चेंज होने के कारण ही लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। अब हम जानेंगे कि लाइट के एमिशन के बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स कितने प्रकार की होती हैं। बड़ा सिंपल पॉइंट है। लाइट के एमिशन के आधार पर ऑब्जेक्ट्स दो प्रकार की होती हैं। वैसी ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट निकलती है उसे हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं निकलती उसे हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सूरज, जुगनू, मोमबत्ती वगैरह लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हैं क्योंकि इनसे लाइट निकलती है, जबकि चांद, लकड़ी, पत्थर आदि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि इनसे अपने आप लाइट नहीं निकलती। जिस सीधे रास्ते पर लाइट ट्रैवल करती है या चलती है उस सीधे रास्ते को रे कहते हैं। रे को एक तीर के निशान से शो करते हैं। इस तीर के हेड से लाइट के मूवमेंट की डायरेक्शन पता चलती है। ए ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड ए बीम। रे के ग्रुप को बीम कहा जाता है। बीम मोटी या पतली होती है। रेस की संकरी या पतली बीम को पेंसिल कहते हैं। पेंसिल ऑफ लाइट तीन तरह की होती है। नंबर 1, कन्वर्जेंट पेंसिल ऑफ लाइट। वैसी पेंसिल जिसकी चौड़ाई घटती जाती है जैसे जैसे रे आगे बढ़ती जाती है, तो हम उसे कन्वर्जेंट पेंसिल कहते हैं। नंबर 2, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट पेंसिल एक ऐसी पेंसिल है जिसमें सारी रेज पीछे बढ़ाने पर, ध्यान दीजिए आगे नहीं पीछे बढ़ाने पर आपस में मिल जाती हैं और आगे बढ़ाने पर उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इस तरह डाइवर्जेंट पेंसिल में सभी रेज एक दूसरे से दूर होती जाती हैं जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती हैं। नंबर 3, पैरेलल। पैरेलल पेंसिल ऐसी पेंसिल है जिसमें सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल ही मूव करती हैं और इनके बीच की दूरी या चौड़ाई शुरू से अंत तक चेंज नहीं होती। इनके बीच की गैप बदलती नहीं है। दोस्तों, अगर मेरे डिस्कशन का स्टाइल या समझाने का स्टाइल डिफ़िकल्ट हो तो कमेंट करके बताना, और अगर समझाने का स्टाइल अच्छा हो तो भी कमेंट करके बताना। आपके कमेंट से मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। जब लाइट किसी चिकनी या पॉलिश्ड सतह से टकराती है तो दूसरी दिशा में छिटक जाती है या दूसरी दिशा में वापस चली जाती है। इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है। पहला स्पेकुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एकदम क्लियर और स्पष्ट होता है, जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन धुंधला होता है। ये नोट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, थ्योरी क्वेश्चंस का 70% इसी से आएगा। अभी तक ऐसा ही हुआ। पहली बार मैं इस नोट्स के बेसिस पर वीडियो बना रहा हूँ। इस नोट्स से स्टडी करने के बाद आपको एनसीईआरटी से सिर्फ न्यूमेरिकल्स और एक्टिविटी देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई कहते हैं। एंगल का सिंबल लिखते हैं और फिर स्मॉल लेटर का आई लिखते हैं। इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर कहते हैं, जहां आर स्मॉल लेटर में या लोअर केस में लिखा जाता है। अगर मैथ की लैंग्वेज में बात करें तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये पॉइंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट नियम भी है। जितनी दूरी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच होती है उतनी ही दूरी मिरर और इमेज के बीच होती है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने 2 मीटर की दूरी पर रखी है। मिरर में उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है। उस इमेज और मिरर के बीच भी 2 मीटर की दूरी ही होगी। इमेज 2 मीटर की दूरी पर ही बनता हुआ फील होगा। इस तरह से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के इमेज के बीच में 4 मीटर की दूरी होगी।
इमेज से मिरर तक 2 मीटर और फिर मिरर से इमेज तक 2 मीटर, टोटल 4 मीटर। अभी तक जितने पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए वो सब तुम पर क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो मुझे बताना। अभी के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक्स। गुड बाय।